अगला क्वेश्चन, तो यहां से देख पाएंगे अगला क्वेश्चन आपका, वियोजन क्रिया को संयोजन क्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहां से अब इस क्वेश्चन को देखेंगे हम, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। तो चलिए, तो वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया को एक दूसरे के विपरीत हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे संयोजन अभिक्रिया। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, शांति पूर्वक जुड़े रहिए, आवाज मत कीजिएगा। देर से उठने के लिए धन्यवाद। सर टाइम पर उठ गई। देर से लेट ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया, तो संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो यहां पर हम देखेंगे संयोजन का मतलब होता है आपस में जुड़ना, ठीक है ना। तो एक, दो या दो से अधिक एकल पदार्थ होते हैं, वो आपस में संयोजित होकर क्या बनाते हैं, एक यौगिक बनाते हैं। तो या तो दो पदार्थ होंगे, या फिर हो सकता हो तीन पदार्थ हों, ठीक ना। आपस में संयोजित होकर क्या करेंगे, एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे, कोई एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो कहलाता है संयोजन अभिक्रिया। क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक, अब वियोजन पे हम जब विचार करेंगे तो वियोजन के बारे में देखेंगे हम। परिभाषा अभी आपके सामने दूंगा मैं, अभी आप यहां से देख लीजिए। वियोजन क्रिया अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया में जो एकल पदार्थ है वो टूटकर या वियोजित होकर एक से अधिक पदार्थ बनाता है, या तो दो बना देगा या फिर तीन पदार्थ बना देगा। अब आपको परिभाषा के अनुसार कैसा दिखाई दे रहा है, वियोजन अभिक्रिया जस्ट संयोजन की अपोजिट नहीं दिखाई दे रही डायग्राम से? यस सर। दिखाई दे रही है ना। देखो संयोजन में तो ये बन रहा है पदार्थ, ये बन रहा है, और यही बना हुआ पदार्थ वियोजन में टूटकर संयोजन जैसे मूल पदार्थ देता है हमें। तो वास्तव में इस उदाहरण से आप उसे समझ सकते हो कि संयोजन क्रिया को वियोजन क्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो संयोजन अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ, एकल पदार्थ जो बनता है संयोजन अभिक्रिया में दो पदार्थों के आपस में संयोजन से, वह एकल पदार्थ जो होता है वियोजन अभिक्रिया में टूटकर उनके अवयवी यौगिकों में विघटित हो जाता है, या अणुओं में या परमाणुओं में विघटित हो जाता है, टूट जाता है। अब इनकी परिभाषाओं पर हम विचार करेंगे, इनके समीकरण देना है हमें, केवल इन्हें समीकरण पूछा है समीकरण दे देंगे, परिभाषा की पूछा है तो परिभाषा भी हम वहां से दे सकते हैं। देखिए परिभाषा आप कहाँ से लिखोगे, परिभाषा के विषय में मैं आपको बता देता हूँ। परिभाषा में आप लिखेंगे यहाँ से आपके सामने क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ से आप लिख देंगे। देखिए संयोजन अभिक्रिया आपके सामने लिखी है, तो यहाँ से आप लिखेंगे संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। तो ये संयोजन अभिक्रिया है, तो एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है, तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिल रहे हैं और एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो यहां से आप इसे लिख सकते हैं। देखिए उदाहरण आपके सामने लेके गए हैं, तो यहाँ से आप लिख लेंगे। उदाहरण आपके सामने मौजूद है, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, कोयले का दहन यहाँ पर उदाहरण के रूप में लिखेंगे, ठीक है। ये मुझे लिख के बताना पड़ेगा कि आप कर लोगे, बुक से चल रहा है, ठीक ना। ठीक, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ आपको कई बार। तो जल का निर्माण, ठीक ना, तो ये और कार्बन, कैल्शियम ऑक्साइड को आपने कल ही पढ़ा है, हमने तो भुजा हुआ चूना, ठीक। तो ये वास्तव में संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है।
समीकरण इनमें से कोई एक समीकरण लिखना है, तो यहाँ पर आप एक समीकरण लिख देंगे। वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा को यहाँ से देखिए, ये लिखी गई है कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर, कौन से अभिकारक टूटकर? एकल अभिकारक टूटकर दो या उससे अधिक उत्पाद बनाते हैं। तो ये एकल अभिकारक टूट गया और दो से अधिक उत्पाद बना, ये एक से अधिक उत्पाद बना रहा है। तो ये उसके आपको समीकरण के तौर पर नीचे शामिल करने के लिए देखिए समीकरण आपको मिलेगा, ये मिल गया इसमें। ये सारे समीकरण किसके हैं? ये लिए हैं वियोजन के। जो वियोजन के समीकरण दिए गए हैं, पहला ये और दूसरा ये। हमने दूसरा वाला वियोजन का समीकरण पढ़ा है, कल ही पढ़ा था क्लास में ऑनलाइन। ये वियोजन का समीकरण चूना पत्थर वाला, आपको याद हो तो ये हम पढ़ चुके Yes, हैं। sir. एक आप इसमें लिख सकते हो विद्युत Yes. अपघटन, जल का विद्युत अपघटन लिख सकते, विद्युत अपघटन है जल का, वो आप इसमें लिख सकते हो सरलता से। देखिए यहाँ दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है बिल्कुल, ये भी वियोजन का ही काम कर रहा है। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि यहाँ जो वियोजन हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है और कैसे वियोजन होता है। देखिए तो इसमें ऑक्सीजन भी बनती है और हाइड्रोजन भी बनती है। ये हाइड्रोजन है और यहाँ पर जो ऑक्सीजन बन रही है, तो ये दोनों कहाँ बनती हैं? तो कैथोड वाले सिरे पर बनती है ऑक्सीजन। आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन बनेगी वो कैथोड पर बनेगी, और हाइड्रोजन गैस बनती है वो कहाँ बनती है? एनोड पर बनती है। ठीक है ना, हाइड्रोजन बनेगी वो एनोड पर बनेगी, ऑक्सीजन बनेगी वो कैथोड पर बनेगी। तो ये दोनों बातें आपको नोटिस करके रखना है। और इसे याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हाइड्रोजन कहाँ बनेगी और ऑक्सीजन कहाँ बनेगी जल विद्युत अपघटन में। तो आपको इसे रट्टा नहीं मारना है, आपको बस आपको ये ऐसे लिखना है H2, आपने H2 ऐसे लिख दिया। अब आपको सीधे सीधे जो बनाते हैं एनोड और कैथोड वो लिख दीजिए। एनोड का लिखूंगा A और कैथोड का लिखूंगा C। अब आपको इतना लिख दिया, तो बस इसमें से दो भाग कर दीजिए, तो समझ जाओ कि H कहां पर बनेगा? A पर, मतलब एनोड पर, और O कहां बनेगी, मतलब ऑक्सीजन कहां बनेगी? कैथोड पर। तो इसके दो भाग करने से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज कहां बनती है, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है ना? तो ये याद करने का सीधा सा तरीका है। हाँ, याद करने का जो तरीका बताया है वो आपको समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. आया है। तो आपको ज्यादा याद, मतलब ऐसी दिक्कत नहीं है उसमें कि आप याद नहीं कर पाओगे, आप सरलता से याद कर पाओगे। जल विद्युत अपघटन को याद करना और उसमें जो दोनों तरीके दिए हैं उन्हें याद करने का सरल तरीका यही कि हाइड्रोजन कहाँ बनती है, ऑक्सीजन कहाँ बनती है। तो उन्हें रट्टा ना मार के आपको उसे H2O लिख दो और AC लिख दो, तो उनके बीच में से लाइन खींच दो, पता चल जाएगी A की ओर कौन जा रहा है और C की ओर कौन जा रहा है। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अब यहाँ पर आप समीकरण लिख ही दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, सरल बात है। तो आपके अकॉर्डिंग ये परिभाषा क्लियर हो जाएगी कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है, या विपरीत क्यों कहा जाता है, क्यों हो जाता है। तो आपको इतना ही लिखना है कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल पदार्थ बनाते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ टूटकर दो से अधिक पदार्थ भी बनाते हैं। ये इसका उल्टा होता है, जस्ट उसके विपरीत होता है। समीकरण लिखिए, तो समीकरण में यहाँ आपके सामने एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ संयोजन का, वो यहाँ से आप दे देंगे। चलिए ठीक है, लिख देता हूँ। मैं एक ही एग्जाम्पल दूंगा जो आपको दोनों में चलेगा, आप उसे दोनों में लिख सकते हैं। मैं ऐसा एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है ना? संयोजन वियोजन दोनों में? हाँ, दोनों में चलेगा, लेकिन उल्टा सीधा लिखना पड़ेगी तब चलेगा। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? उल्टा सीधा मतलब पलट कर। चलिए, ये है N2, ये है 3H2, अर्थात ये है नाइट्रोजन, इसे आप जानते ही होंगे N2 के रूप में लिखा जाता है। और हाइड्रोजन को ये तीन आयतन मैंने हाइड्रोजन के लिए, एक आयतन नाइट्रोजन का लिया, मतलब इसके आगे कोई संख्या नहीं लगी है नाइट्रोजन की, इसीलिए बोल रहे हैं एक आयतन। हाइड्रोजन के आगे 3 लिखा है, इसलिए 3 आयतन। ये आपस में संयोजन करके बनाते हैं NH3। क्या बनाते हैं? NH3। आगे 2 लगा देंगे हम, क्योंकि नाइट्रोजन 2 है
और हाइड्रोजन की संख्या 6 है, तो ये 6 हो गई, 3 दूनी 6। ऊपर लिख देंगे अमोनिया निर्माण की हैबर विधि। क्या लिख देंगे? अमोनिया निर्माण की हैबर विधि। अमोनिया निर्माण की हैबर विधि, ये समीकरण हो गया। अब इसमें कैसे समीकरण लेंगे? इसमें उल्टा लिखेंगे भाई, वो पदार्थ बन रहा था ना, ये 1 मिनट, किसी का कॉल है। इसमें संयोजन अभिक्रिया में मैंने ये उदाहरण लिख दिया, वियोजन में इसका उल्टा उदाहरण लिखेंगे। समझ जाओ, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं क्या लिखने वाला हूं। इसका उल्टा क्या होगा? 2NH3। हाँ, वेरी गुड, आप तो बोल दो भाई, इतना सरल है। 2NH3 फिर N प्लस 3H2 प्लस 3H2। बहुत अच्छे। चलिए, ये हो गया। यहाँ लिख देंगे हैबर विधि। आपको इतना ही लिख देना, हैबर विधि, पूरा मत लिखना वाला, ठीक ना? तो ये आपको, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आप देखिए कि ये सब एक जैसे तो है, उल्टा ही तो है, तो इससे क्लियर हो जाएगा उसे। मतलब जो एग्जामिनर, मतलब जो परीक्षक है, जो कॉपी चेक कर रहा है ना, वो आपको थोड़ा ही देखेगा, इतने में नंबर दे देगा, क्योंकि समीकरण भी एक जैसा लिखा है भाई आपने उल्टा करके, तो उसे। और इस प्रकार से समझाने की मेथड जो होनी चाहिए, पहले ये लिख दो, ये वाला दूसरी लाइन मत लिखना, इसमें ये लाइन लिख दो, एक पहली ये, फिर इसके बाद समीकरण लिख दो ये, फिर लिखो परिभाषा। फिर परिभाषा आप इसी को देख के लिख सकते हो कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ का निर्माण होता है, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ का वियोजन होता है। ठीक है, ये हो गई इसकी परिभाषा। आप इसे लिख सकते हो, संयोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ का निर्माण होता है, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ का वियोजन होता है। और बस इसके बाद आप लिख दोगे, इसीलिए वियोजन क्रिया को संयोजन क्रिया के विपरीत कहा जाता है। ठीक है, तो यहां से उत्तर क्लियर हो जाएगा। आगे चले। यस सर। यस सर। एक प्रश्न हो पाया अभी कंप्लीट। क्वेश्चन आपका अगला है, जो कि आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? सर क्योंकि अधिक क्रियाशील धातु है। हाँ, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, इसका मुख्य कारण सब अच्छी तरीके से जानते हैं पूर्व से ही, और इसे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा मानना ऐसा है। यस सर। तो आपको उसमें लिखना है, सोडियम एक अति क्रियाशील धातु है, ठीक है, और जिसे वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो तुरंत यह वायु से क्रिया करके आग पकड़ लेता है, इसीलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि सोडियम के टुकड़े को ग्रीस में क्यों रखा जाता है, मिट्टी के तेल की जगह ग्रीस लिखा आ गया, तो आप भ्रमित हो जाओगे क्या? आपको भ्रमित नहीं होना है। आपको मिट्टी के तेल में रखने का मुख्य कारण है वायु से संपर्क तोड़ना, ठीक ना? काय से संपर्क तोड़ना? वायु से। तो ग्रीस में रखेंगे तब भी तो ग्रीस में वायु नहीं जाएगी ना, बताओ जाएगी क्या? नहीं जाएगी। तो ग्रीस में रखेंगे तो भी वो सेफ रहेगा। ऐसी जगह रखना कि वो वायु से बचा रहे, ठीक है। और पेट्रोल में रखने की बात आ जाए तो कब तक सेफ रहेगा बताइए? सर जब तक वो पेट्रोल हवा में उड़ नहीं जाएगा। वेरी गुड आंसर, सही है ना? पेट्रोल तो भैया ये डिपेंड करता है कि मिट्टी का तेल यदि अपन खुला भी छोड़ दें तो वो हवा में उड़ता नहीं है, वाष्पीकृत नहीं होता है। दिख गया? वायु में जलाने के पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? जलाने के पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं? अगला नवा क्वेश्चन है जी। रिबन है मैग्नीशियम का, ठीक है ना, मैग्नीशियम का तार है, और मैग्नीशियम के तार को जलाने से पूर्व उसे साफ क्यों किया जाता है? तो यहाँ देखेंगे मैग्नीशियम का तार है, वो जब उसे जलाएंगे और जलाने से पूर्व हम उसे साफ क्यों करते हैं, तो उसका मुख्य कारण यही रहता है
कि उसके ऊपर कार्बोनेट की परत जमा हो जाती है। काय की परत जमा हो जाती है? कार्बोनेट की। तार है, उस मैग्नीशियम के तार पर वास्तव में कार्बोनेट की परत जमा हो जाती है और कार्बोनेट मतलब मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाता है यहाँ पर। तो ये जल नहीं पाता है। इसे जलाने के लिए पहले इसे साफ करना पड़ेगी। साफ करेंगे हम, इसे रगड़ेंगे तो ये परत साफ हो जाएगी। फिर वो जैसे ही वहां से मैग्नीशियम के साथ में से कार्बोनेट हट जाएगा तो वह जलने लगेगा और जलेगा, श्वेत ज्वाला के साथ में जलता है। आपको एक बात ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाएगा कि मैग्नीशियम तार कैसी ज्वाला के साथ जलता है? सफेद ज्वाला के साथ। जैसे आप आतिशबाजी जलाते हो मेहताब वगैरह दीपावली पर, तो उसमें जो सफेद लौ निकलती है तो वही लौ इसी में से निकलती है। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। आगे आप देखोगे नेक्स्ट में, इसमें और कुछ पूछना है? नहीं सर, क्लियर तो हो गया। आपको धूल वगैरह कुछ आलतू फालतू ना लिख के बस डायरेक्ट यही लिखना है कि भाई मैग्नीशियम के रिबन पर इस पे कार्बोनेट की परत चढ़ी होती है, मैग्नीशियम कार्बोनेट की, या कार्बोनेट अकेले की भी बोल दोगे तो भी चल जाएगा। ठीक ना? इसे साफ करने के लिए उसे रगड़ना पड़ती है। अगला क्वेश्चन कहाँ गया भाई? रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये तो हम पहले ही पढ़ चुके। तो रेडॉक्स अभिक्रियाओं के बारे में हम पूर्व में पढ़े हैं। अब रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए आप में से परिभाषा कौन बताएगा? सर मैं बता दूं? बिल्कुल। सर रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकारक का अपचयन होता है और दूसरे का उपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। बिल्कुल सही। तो ये जुड़ी हुई परिभाषा है और रेडॉक्स अभिक्रिया को आप ऐसे ही प्रकार से लिखोगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो और दूसरे का अपचयन होता है और रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। कोई दो पदार्थ हैं जैसे ए और बी। क्या नाम तुम्हारा? अभी परिभाषा दी आपने? दीपक कुशवाहा। दीपक कुशवाहा। कौन से सेक्शन के हो आप? बी के सर। डी के बी? बी। हाँ सर। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, खुशी हुई। तो यहाँ पर देखेंगे कि आप जो ए पदार्थ है और बी पदार्थ है, इसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, दूसरे का अपचयन होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर ये दो पदार्थ हैं, तो किस प्रकार से यहाँ पर ये दो पदार्थ आपस में जुड़े होंगे यहाँ देखेंगे हम। ठीक है? अब देख लीजिए आप किस प्रकार से कि ए के साथ में हमने जोड़ रखा है यहाँ पर एक डी। ठीक, अभी आप बोलोगे ए के साथ में यहाँ पर डी जुड़ा हुआ, बी ऐसे ही है। अब ए पदार्थ का जो डी है वो बी पदार्थ के पास पहुंच जाए, ए पदार्थ ऐसे ही रह गया और ए पदार्थ का डी किसके पास पहुंच जाए? बी के पास। अब समीकरण ऐसा बन गया। तो इसमें किसका क्या हुआ अभी हमें समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। अभी आप समझोगे, देखना। मान लिया जाए कि ए पदार्थ था, उसके ऊपर डाई पॉजिटिव चार्ज था। कितना था? डाई पॉजिटिव। इससे डाई नेगेटिव जुड़ा है, मतलब दो ऋणायन वाला डी जुड़ा हुआ है। इसके ऊपर बी पर ना तो धनायन था ना ऋणायन था, ये शून्य था, उदासीन। ठीक है, समझ गए? अब देखिए यहां से क्या हुआ, जैसे ही अगर डी बी से जुड़ेगा तो बी को क्या करना पड़ेगी बताओ? सर बी चार्ज में आ जाएगा सर। हाँ, बी चार्ज में आ जाएगा, इसके ऊपर आवेश आ जाना चाहिए। कौन बोले भैया? सर दीपक। अच्छा, आपकी आवाज अब मुझे पहचानना पड़ेगी, दीपक। और कोई नहीं बोला इसलिए, क्योंकि बाकी सब तो भूल गए और नींद में खोए हुए हैं। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि समान समान के साथ ही जुड़ता है। धनायन ऋणायन बनाने की प्रोसीजर बताई है कि ऋणायन किससे जुड़ेगा? धनायन से। भैया इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जब इसके ऊपर चार्ज आएगा तभी तो डी इससे जुड़ेगा। तो बी के ऊपर क्या आ जाता है? दो धनावेश आ जाते हैं। और दो धनावेश कैसे आते हैं? बी दो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। प्रक्रिया देखिए, बी ने दो इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। कैसे त्याग दिए यहां देखेंगे हम। ये निकल गए, ये दो इलेक्ट्रॉन बाहर हुआ है। अब ये दो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? ये दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा ए। तो ए धनायन के पास ये दो इलेक्ट्रॉन गए तो ए पर आ गया अब कोई चार्ज नहीं। ठीक, अब ए हो गया उदासीन। तो यहां पर ए के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं दिख रहा और बी के ऊपर आ गया डाई पॉजिटिव और डी पर तो डाई नेगेटिव है ही सही।
अब इनका उदाहरण देखें वास्तविक वाला, कौन सा Yes, sir. उदाहरण है, देखिए आपके सामने है। आप लोग क्या अपना माइंड कम लगाते हैं, ये लोग जो बोल नहीं रहे हैं वो केवल बस जितना पढ़ा दी Copper, sir. क्या एपी, सर वो कॉपर सल्फेट बोल रहा देखिए हाँ कॉपर सल्फेट एपी। अब देखेंगे आप कॉपर सल्फेट यहाँ पर डाई पॉजिटिव अवस्था में है, SO4 पर 2 ऋण आयन होते हैं, आपको पता है, ये मैंने बताया है। जैसे ये क्रिया करता है तो आयरन के ऊपर चला जाता है, सल्फेट आयरन के साथ में चला जाता है कि नहीं। जैसे आयरन के Yes, साथ में sir. सल्फेट जाएगा तो बनेगा FeSO4। तो स्वाभाविक है जब सल्फेट पर 2 ऋण आयन है तो आयरन पर 2 धनायन आ गए होंगे, तभी तो जुड़ा है। और 2 धनायन जैसे ही आयरन के पास आए, मतलब बी के पास आए, ये आयरन मतलब बी के पास 2 धनायन आए, इसने 2 ऋणायन 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए होंगे। वे 2 इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जाएंगे, वो ए मतलब कि कॉपर Cu 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और कैसा हो जाएगा, उदासीन। अब इसके ऊपर धनायन नहीं दिखेगा। ठीक है भैया, तो ये समीकरण इससे मेल खाता है। इसमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन किसने दिए। ये देखो बी यहां बैठा है ना, बी नहीं बैठा, बी से ही तो इलेक्ट्रॉन निकले हैं जी देखो बी इससे समान Yes, तो sir. नहीं दर्शा रहा। तो एफ ही ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, यहाँ एफ ही मान के चलो ना, एफ ही ने इलेक्ट्रॉन दिए, एफ ही डाई पॉजिटिव बन गया, ठीक है ना। और ए मतलब कि Cu ग्रहण कर रहा है ये, तो एफ ही ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, जिसने इलेक्ट्रॉन दिए उसका हो गया ऑक्सीकरण, जिसने इलेक्ट्रॉन दिए उसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। और किसने ग्रहण किए इलेक्ट्रॉन, बताओ, कॉपर ने ग्रहण किए। यहाँ देखो ए पॉजिटिव ग्रहण कर रहा है, तो कॉपर ग्रहण कर रहा है, तो कॉपर का क्या हो गया, अपचयन। ठीक, तो यहां पर आपको ये बात क्लियर है, ठीक, और क्लियर हो जाना चाहिए कि वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें पदार्थों का ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ में होता है, कैसी अभिक्रिया कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। और इसका यही उदाहरण है भैया, विस्थापन की अभिक्रिया का उदाहरण रेडॉक्स अभिक्रिया में भी चलता है। नहीं तो आप केवल रट्टा मारोगे कॉपी से कि ये तो द्विविस्थापन, ये तो विस्थापन का उदाहरण है, रेडॉक्स में लेके ही नहीं सकते भैया। प्रत्येक जो समीकरण रासायनिक अभिक्रिया होती है उन सब में ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही तो उसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, अपचयन की क्रिया होती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और समीकरण लिखिए, समीकरण तो यार हम लिख ही चुके हैं, बहुत देर से हम समीकरण ही लिख रहे हैं, संतुलित समीकरण। तो समीकरण तो आप कोई भी लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे समीकरण है कि रट्टा मारोगे एक आध समीकरण का कि ये वाला लिखना है हमें। हाँ अब ठीक है बात, ये हो गया। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, तो इसमें परिभाषा आपकी क्या रहेगी, संतुलित रासायनिक समीकरण की। देखो आप परिभाषा भी हाल आपके सामने दिमाग में परिभाषा आ जाती है तो आप लिख पाओगे। मैं एक बार आपको बता देता हूं कि क्या करना है परिभाषा में। देखिए समीकरण तो जानते हैं, समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण में 2 पद होते हैं आपको, एक तो अभिकारक का और एक उत्पाद का, सीधा सीधा पता है। एक तरफ लिखे होते हैं अभिकारक, दूसरी तरफ लिखे होते हैं तीर के निशान के साइड लिखे होंगे उत्पाद। कोई उत्पादक मत लिख देना, उत्पाद बोलते हैं, ठीक है ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक ना। रिएक्टेंट मतलब क्रियाकारक, इन्हें क्रियाकारक के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां देखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, सुन पा रहे हैं, चलो संतुलित, हाँ अब देखेंगे हम अभिकारक उत्पाद। अब आप देखिए कि यहाँ पर अभिकारक में भाग लेने वाले पदार्थों की संख्या आप देखेंगे पहले कितने हैं। एक पदार्थ भाग ये ले रहा है और दूसरा पदार्थ भाग ये ले रहा है, ठीक है। अभी देखना आप, 2 पदार्थ भाग ले रहे हैं, एक पदार्थ बन रहा है। क्या इससे आपको समझ में आ रहा है कि समीकरण संतुलित है, बताओ।
मैं आपकी सोच को बढ़ाना चाह रहा हूँ पहले इसे। इससे ये तो समझ में आ रहा है कि संतुलित समीकरण मतलब समीकरण है, लेकिन हाँ, ये समझ में नहीं आ रहा ये संतुलित है या नहीं। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, सही आंसर। इसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये संतुलित समीकरण है, क्योंकि अभी इसमें ना तो पदार्थों की मात्राएं दिख रही हैं, ना परमाणु की संख्या का पता चल पा रहा है सही तरीके से। तो ये क्लियर नहीं कह पा रहे, और वास्तव में अगर हम ऐसा लिखें तो हो सकता है संतुलित भी हो, दूसरे ओर से ये संतुलित भी हो सकता है और असंतुलित भी हो सकता है। देखिए, अब एग्जाम्पल इसी के आधार पर देंगे, आप कहेंगे हाँ संतुलित है, तो आप कैसे मानेंगे? देखिए, यदि हम इस वाले बिंदु को इसे मान लें ए बिंदु और इसे मान लें बी बिंदु, ठीक है, और ये बन के अगर बन जाए या आकृति में बढ़ जाता तो हम इसे मान लें एक ए बी बिंदु, ठीक है, और ये आकृति में थोड़ा सा बढ़ जाता है ऐसे, तो हम कह देते कि ये संतुलित समीकरण है। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसे बोल सकते हैं कि ये संतुलित समीकरण है। ठीक, अब इसे हम कैसे लिखेंगे? लिखने के लिए ये Mg एक उदाहरण लिया है मैंने मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन लिया है, और साथ साथ में मैंने यहाँ पर लिखूंगा MgO और आगे लगा दूंगा 2, बैलेंसी पूरी करने के लिए मैग्नीशियम की भी आगे 2 लगा दूंगा। अब यहाँ देखेंगे हम क्वेश्चन के अनुसार संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो आप खुद देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ये एक रासायनिक समीकरण लिखा है, इसमें देखिए कि अभिकारक कौन है। ये अभिकारक है भैया इधर वाले, और ये उत्पाद है। तो आप इन्हें देखिए संतुलित क्यों कह रहे हैं। एक तराजू रहती है कि नहीं, तराजू, तराजू में 2 पल्ले होते हैं कि नहीं होते। तो एक तरफ का पल्ला ये है तराजू का, और दूसरी तरफ का पल्ला ये है तराजू का। अब इसमें देखिए आप वजन, मैग्नीशियम कितना रखा है? 2। इसमें मैग्नीशियम कितना भैया? 2 परमाणु, 2 का गुणा कर दो ना। ऑक्सीजन कितना है? 2, देखो गुणा करो, इसमें 2 का गुणा करो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी 2 है। तो दोनों ओर अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या कैसी है? बराबर। इसीलिए हम इस समीकरण को लिखते समय ऐसा निशान भी लगा सकते हैं। कैसा? ऐसा, समता का निशान भी लगा सकते हैं। समता का मतलब होता है बराबर का साइन भी हम इसमें लगा सकते हैं। इसका मतलब यही होता है कि तराजू के दोनों पल्ले बराबर हैं, मतलब अभिकारक में भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में बनने वाले परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर यही क्लियर हो जाता है कि अभिकारक में भाग लेने वाले परमाणु या अणुओं की संख्या बनने वाले उत्पाद में परमाणु या अणुओं की संख्या के बराबर है, तो समीकरण कैसा है? संतुलित है। तो आप इसकी परिभाषा यहीं से दे देंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो वह समीकरण जिसमें अभिकारक के रूप में भाग लेने वाले परमाणु या अणुओं की संख्या उत्पाद में बनने वाले परमाणु अणुओं की संख्या के बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। और आपके सामने उदाहरण लिखा है, और भी उदाहरण दिए थे मैंने, आप देख सकते हैं उसमें। अमोनिया का उदाहरण आपको दिया है, ये कॉपर सल्फेट वाला उदाहरण आपको दिया है, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक ना, ये मैग्नीशियम का है, और ये अमोनिया का उदाहरण मैंने दिया है हैबर विधि का, ये उदाहरण आप इसमें लिख सकते हो। उदाहरण आप कोई भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, सब सरल उदाहरण है। कल के लिए, कल मैंने उदाहरण दिया था ये Na2SO4 BaCl2 वाला, ये उदाहरण लिख सकते हो। ये लिखा है यहाँ पर देखिए। तो उदाहरण आप कोई भी चूज कर लें, कोई गलत उदाहरण नहीं है। ग्लूकोज का उदाहरण लिख सकते हैं। सारे उदाहरण आपको समीकरण संतुलित की स्थिति को बताएंगे, क्योंकि अधूरा समीकरण अपन लिखते नहीं है उस हिसाब से। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। आगे बात चलते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की हिट एंड ट्रायल विधि क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन, तुम लोगों के पास शायद लिखा हो, नहीं लिखा हो, तो इस साल तो मौका नहीं मिला क्वेश्चन आंसर लिखाने का। पिछले साल की कॉपियों में बच्चों के पास लिखा है हिट एंड ट्रायल, 6वें चरण में मिल गई क्या? ये दिख गया? तो ये लिखा है भैया, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की यह विधि हिट एंड ट्रायल विधि कहलाती है।
ठीक ना, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। मतलब प्रयत्न करने वाली विधि है, प्रयास करने वाली विधि है, जिसकी सहायता से समीकरण को संतुलित किया जाता है। इसका एग्जाम्पल एक हम यहाँ देख लेते हैं किस प्रकार से हिट एंड ट्रायल विधि का। तो आपको इसकी परिभाषा तो मिली गई। तो हिट एंड ट्रायल विधि किसे कहते हैं, तो अब आप इसका आंसर देखिए, वो किस प्रकार से हम इसे करते हैं। समीकरण का उदाहरण भी तो आपको देना है कि आप वहां लिख कर के आओगे उदाहरण के रूप में। क्वेश्चन का आंसर आप दे दोगे, लेकिन आप उदाहरण में क्या लिखोगे। रासायनिक समीकरण संतुलित करने की हिट एंड ट्रायल विधि क्या है, तो आपको इसमें ज्यादा नहीं लिखना है। इसमें लिखना है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए अनुमान लगाकर जब समीकरण को संतुलित किया जाता है तो यह विधि वास्तव में क्या है, हिट एंड ट्रायल विधि क्रिया कहलाती है। अनुमान लगाकर मतलब प्रयत्न करके, बार बार प्रयत्न करके जब उसे संतुलित किया जाता है तब वह कहलाती है हिट एंड ट्रायल विधि। तो यहाँ देखेंगे एक उदाहरण और उसका हम करते हैं संतुलीकरण। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं उदाहरण। पोटेशियम क्लोरेट, इसका नाम क्या है, पोटेशियम क्लोरेट है। ये ऑक्सीजन बनाने की विधि में इसका उपयोग होता है। संख्या पहले से तो कम ही हो गई, 2-4 लोग तो चले ही गए, कोचिंग जाने वाले भाग गए क्या। सुन पा रहे हैं या नहीं। चलिए तो पोटेशियम क्लोरेट को हम करेंगे गर्म करेंगे, तब क्या हो जाएगा, पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म करते हैं तब बनता है यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड, लिख दिया मैंने। फिर बनता है भैया पोटेशियम क्लोराइड बनता है, फिर बनता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन लिख दिया। अब ऑक्सीजन की संख्या कितनी है यहाँ पर, 3, तो मैंने 3 लिख दी। क्या अभी यहाँ पर आपको बैलेंसी पूरी नजर आ रही है, क्या दो के हाउ नजर आ रही है, नहीं कह पाओगे। पोटेशियम क्लोराइड भैया बैलेंसी तो सही है अभी, क्लोराइड, क्योंकि KCl एक बार है तो KCl एक बार है। ऑक्सीजन में 3 का गुणा हो रहा है तो ऑक्सीजन में 3 का गुणा हो गया, बैलेंसी तो बराबर है। लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो परमाणु अवस्था में, कैसी अवस्था में, परमाणु अवस्था में। इसे अणु अवस्था में लिखना है, अर्थात इसे O2 के रूप में बाहर निकालना है। क्या करेंगे, हाँ 2 का गुणा कर दो सर, 6 ऑक्सीजन हो जाएंगी, और कैल्शियम में 2 का कर दो, 6 कैल्शियम हो जाएंगे। बिल्कुल सही। तो अब इसका अगला पद देखिए संतुलित करने के लिए, तो पहले तो हमने यहाँ लिखा, जैसे ही यहाँ लिखेंगे तो हम यहाँ पर ये लिख दिया गर्म कर रहे हैं। तो बैलेंसी पूरी करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ 2 का गुणा करूंगा, तो 2 का गुणा करूंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा KCl कितने हो गए, K भी 2 हो गए, Cl भी 2 हो गए, तो मैं यहाँ करूंगा 2 का गुणा। ये KCl कितने हो गए, 2 हो गए हैं। ऑक्सीजन 3 लिखा है मैंने। अब यहाँ देखूंगा कि ऑक्सीजन तो अभी भी 3 है, तो यहाँ भी अधूरा समीकरण है, 3 दूनी 6 करना है। तो अगले समीकरण में उठाकर मैं यहाँ 2KCl3 लिखूंगा, फिर लिखूंगा गर्म कर रहे हैं, फिर लिखूंगा 2KCl बन रहा है, फिर लिखूंगा 3O2 बन गया। ये हो गया संतुलित समीकरण। तो ये कहलाया हिट एंड ट्रायल विधि। हमने अनुमान लगाकर, जैसे कि आपने तुरंत कहा कि इसके अगर 2 लगा दो, तो आपने क्या किया, प्रयत्न किया, प्रयास किया, अनुमान लगाया, ठीक ना, कि इसके अगर 2 लगाने से बैलेंसी पूरी हो जाएगी। तो यही विधि कहलाती है हिट एंड ट्रायल विधि। यस सर। ये पहली बार प्रश्न बैंक में क्वेश्चन शामिल किया गया है 8-10 सालों बाद। ये मान लो अब 8-10 सालों से, मुझे पहले का पता नहीं है, लेकिन 8-10 साल हो गए तब से ये कभी क्वेश्चन प्रश्न बैंक में शामिल ही नहीं किया। तो क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। तो एक समीकरण लिखने के लिए आए तो ये उदाहरण दे देना, या फिर मैंने अभी आपको बताया आप वहां से उदाहरण लिख देना, कोई भी 2-3 पद में पूरा करके। चलिए आपकी कोई क्वेरी है किसी की, कोई क्वेश्चन। ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया के 3 उदाहरण दीजिए, 3 उदाहरण देना भैया, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया दे दोगे।
यस सर। हाँ सर। नहीं दे पाओ तो यहाँ से आप दे सकते हो। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के 3 उदाहरण। कहाँ गया भैया? ये रही। देखो एक तो यही है आपके सामने, दिख रहा है उदाहरण, प्राकृतिक गैस का दहन, ठीक है। और जी काय का है श्वसन अभिक्रिया, जी कल अपन ने देखा था, सेम ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ये प्राकृतिक गैस अरे वो मीथेन गैस का कली दहन। वाला है। और एक और ये है कली चूना, ये भी तो है इसका ऊष्माक्षेपी का, इसमें भी निकलती है भैया ऊष्मा। तो 3 हो गए, 1 2 और ये 3 ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के 3 नंबर में आता है। 3 उदाहरण देने के लिए तैयार रहो। यस सर। चलिए अब आगे देखते हैं प्रश्न बैंक में। विकृत गंधिता किसे कहते हैं? खाद्य पदार्थों को इससे बचाने हेतु कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? अब बताओ ये विकृत गंधिता किसे कहते हैं? आप ये पहले से ही जान चुके हैं कि किसे कहते हैं, कल मैंने इसे बताया था इसके रूप में। यस सर। क्या हुआ बहन जी? और तेल और वसा युक्त पदार्थ को कहते हैं। तेल और वसा युक्त पदार्थों को विकृत गंधिता नहीं कहते। उपचय होकर स्वाद बदल जाता है। हाँ हाँ बोलिए। सर मतलब तेल या वसा युक्त पदार्थ को खुले वायु में रखने से इसका अपचयन होता है, इसी को विकृत गंध कहते हैं। हाँ अब इसकी सीधी सीधी परिभाषा मैं आपको बताता हूं कि तेल एवं वसा युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उन खाद्य पदार्थों की जो गंध होती है वो कैसी हो जाती है? खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है। आपको ये बोलना है, गंध का बिगड़ना, विकृत हो गई गंध। गंध का मतलब होता है जो सुगंध आ रही थी ना खाद्य पदार्थ से, अब वो सुगंध नहीं आ रही, अब कैसी आ रही है? अब तो बदबू टाइप की आ रही है उसमें, जिसे कहते हैं विकृत होना। गंध का विकृत होना, एक तो उसका स्वाद बिगड़ गया, दूसरी उसकी गंध बिगड़ गई। तेल चढ़े हुए आप सेव खाओगे, नमकीन खाओगे, चिप्स खाओगे, वो कैसे लगेंगे स्वाद में? सही लगेंगे सर वो तो। अच्छे नहीं लगेंगे ना, तो उनका स्वाद भी बिगड़ गया प्लस उसकी गंध भी बिगड़ गई, तब उसे कहा गया विकृत गंधिता। तो ध्यान रखने वाली बात ये मोस्ट पॉइंट कि जब वसा युक्त भोज्य पदार्थों के स्वाद और उनकी गंध बदल जाती है तो इसे कहा जाता है विकृत गंधिता, ठीक है। और वो ऐसा क्यों होता है उसका कारण आप यहां देखेंगे, स्क्रीन पे आपको दिखेगा, ये देखिए। वसायुक्त तेलीय सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है। उपचयित का मतलब होता है भैया ऑक्सीकृत हो जाती है। क्या हो जाती है? ऑक्सीकृत हो जाती है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है। इसी को कहते हैं विकृत गंधिता। अब जो पूछ रहा है क्वेश्चन कि विकृत गंधिता से बचने के लिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन तो जो पूछ रहा है ना साथ साथ में कौन सी। तो भैया हम सब, हमारे घरों में कौन सी नाइट्रोजन गैस है, अपन क्या करेंगे बता? अपन ने कुछ भोज्य पदार्थ बनाया, अपन ने सेव बना कर रख ली, चिप्स बना कर रख ली, अपन वहां नाइट्रोजन कैसे भरे? भर पाओगे क्या आप? नहीं सर वो तो नहीं, मैं तो नहीं भर पाता घर पे, मेरे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं कि मैं उसमें नाइट्रोजन भरूं, ठीक है ना। अपन नहीं भर सकते ना, ये तो फैक्ट्रियों वालों का काम है। तो अपन ऐसे क्या करें? तो अपन ऐसे ये करें कि उन्हें इस प्रकार से हम उसे बचा कर रखें। देखिए ये विकृत गंधिता रोकने के लक्षण यहाँ पर दिए गए हैं, उपाय यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करें। उन पदार्थों में ऐसे पदार्थ को मिलाएं जो ऑक्सीजन के संपर्क को रोक सके, प्रति ऑक्सीकारक, ठीक ना। ये फैक्ट्री में हो जाएगा। वायु, यह लिखा वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखते हैं, ये तो हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते? वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, वायु के स्थान पर क्या करें? नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करें, ये फैक्ट्री में होता है। शीतलन द्वारा ठंडा रखकर, पदार्थों को ठंडा रखकर, हम इसमें से घर पर ये काम करते हैं, हमारी मम्मी भाभी, ठीक ना, बहन जी, बुआ, मौसी, सब ये काम करती हैं। सेकंड नंबर का सही है ना, घरों में हम ये काम अधिकतर करते हैं। वायु रोधी बर्तन में उन्हें भरकर रख देते हैं, उसे रख देते हैं, सही है।
तो आपको 4 बिंदुओं को ध्यान में रखें, 4 बिंदुओं में से 3 बिंदु लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उसमें कि विकृत गंधिता से बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग कर सकते हैं, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रख सकते हैं, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस प्रवाहित कर सकते हैं, उसमें दे सकते हैं, या उसके आसपास का वातावरण शीतलन द्वारा उसे ठंडा रखकर, ठीक है, ताकि उसका टेम्परेचर अधिक ना हो। आगे चले, अगला क्वेश्चन जो आपको मिलेगा, अगला क्वेश्चन है लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ये क्वेश्चन कल मैंने आपको बताया था। विस्थापन अभिक्रिया होती है। हाँ, विस्थापन अभिक्रिया होती है, और कल मैंने बताया था कि आपको लोहे की कील डुबाने से विलयन का रंग नीले से हरा हो जाता है, कल मैंने आपको बता दिया था। और यहाँ भी आप इसे देख सकते हो, एक बार मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। चलिए, आपको दिखाई देगा यहाँ पर, और इसे अपन यहाँ से उठा लेते हैं। सबसे बड़ी बात, चलिए उठा के दूसरी जगह पटकते हैं। यहाँ करते हैं इसकी स्टडी। यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा देता है, ये कल हम पढ़ चुके हैं। और आयरन यहाँ पर जो है अधिक क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं हम। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मेरे पास डेटा भी डला है, स्लाइड बनी पड़ी है, अभी पढ़ाई थी। क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को हटा देती है। यहाँ पर देखिए, क्रियाशील धातु कौन था, रेड कलर से बता रहे थे, रेड कलर से कौन था, आयरन। कम क्रियाशील येलो कलर से कौन है, कॉपर सल्फेट में कॉपर, तो इसे हटा देता है आयरन। तो यहाँ से अपन देख चुके थे, अब इसे एक बार यहाँ देख लीजिए। तो यहाँ से कॉपर को जो हटाएगा, कॉपर के स्थान पर बैठ जाएगा, बन गया PSO4। ये मैंने अभी हाल तुरंत आपको इलेक्ट्रॉन के उसमें ही बताई थी, वितरण में भी, ठीक ना, रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण में दी थी मैंने ये। तो रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण में भी हम इसे देख रहे थे, और विस्थापन अभिक्रिया हम देख रहे हैं। अब लोहे की कील जैसे ही डालेंगे तो यहाँ क्लियर लिखा है कि लोहे की कील भूरे रंग की कॉपर, लोहे की कील पर क्या बन जाएगी, भूरे रंग की परत बन जाएगी, इस पर कॉपर जैसी परत इसके ऊपर बन जाएगी, और कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग PSO4 के निर्माण के कारण कैसा हो गया है, हरा हो गया है, ये लिखा। तो ये आपको मुख्य क्वेश्चन के रूप में चलता है, तो आप इसे ध्यान रखें। विकल्प में भी पूछा जाता है और बड़े क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन आपका इस पार्ट का कोई क्वेश्चन इसमें शेष नहीं रहा है। कल 2 चैप्टर है, चालू होगा कल 2। अभी आपकी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन, डाउट, समस्याएं, प्रॉब्लम? नो सर।